नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी साथियों का अनअकैडमी यूपी एग्जाम पर मैं विपिन कुमार गुप्ता आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। और जैसा कि रिकॉर्डिंग सेशन चल रहा था और बीच में 2-3 दिन का ब्रेक हो गया, तो थोड़ा सा कुछ पारिवारिक कह सकते हैं मैं बिजी हो गया था, तो इसी वजह से ब्रेक हुआ। बाकी अब अनवरत चलती रही। पिछले हमने 3 टॉपिक पर शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, क्विक रिवीजन सीरीज के माध्यम से क्या है हमने बढ़िया कवर किया है और आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया उस पर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो टॉपिक है हम पढ़ेंगे कुषाण या फिर कह सकते हैं कनिष्क के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो कनिष्क या कुषाण के बारे में थोड़ा सा अगर हम पूर्व के बारे में जाने जाए तो इसको कोइसांग वंश के नाम से भी जाना जाता है, या इसी को कह सकते हैं कुइसांग वंश के नाम से, सॉरी यहाँ पर कुइसांग है, कुइसांग वंश के नाम से जाना जाता है। क्या हुआ करते थे, कहाँ के रहने वाले हुआ करते थे, इन पर ढेर सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आपको बता दिया जाए, अगर कुषाणों का आने का जो क्रम रहा है, कुषाणों का जो आने का क्रम रहा है, तो ये उत्तर मौर्य काल में इनका आगमन होता है। उत्तर मौर्य काल में इनका आगमन होता है और कुषाण जो आते हैं, कुषाण क्या है कह सकते हैं पहलों के बाद आते हैं। ठीक है, जो हिंद पार्थियन वंश हुआ करता है कह सकते हैं, जिसको पहलो वंश के नाम से जाना जाता है, उसके बाद ये कुषाण आते हैं। अगर इनका पूछा जाए कि इनका मूल स्थान क्या हुआ करता था, तो मूल स्थान अगर देखा जाए तो इनका चीनी तुर्किस्तान हुआ करता था। यह कह सकते हैं चीन की सीमा के आसपास में जो चीनी तुर्किस्तान का क्षेत्र पड़ता था, ये वहां पर ये निवास किया करते थे, जिसको चीनी तुर्किस्तान के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली हुआ क्या कि प्रथम शताब्दी के आसपास में, ईसा पूर्व के आसपास में, जो चीन के शासक हुआ करते थे हुआंगटी ने चीन की दीवार बनाने का फैसला लिया। अब भाई इनकी नाकों में तो हड्डी थी, इनकी नाक ऐसे तो दबती नहीं थी, तो एक्चुअली क्या है, ये वो ऐसा दिखते नहीं थे, तो इनको अपनी जगह से छोड़ करके विस्थापित होना पड़ा किसी दूसरे क्षेत्र में। दूसरे क्षेत्र में क्या, पूर्व की ओर बढ़ने के लिए कह सकते हैं विवश होते हैं। तो इनका मूल स्थान जो है ये चीन की सीमा या चीनी तुर्किस्तान के रहने वाले थे। हुआ क्या कि जब चीन की दीवार का निर्माण होने लगा, तो ये लोग क्या है, ये अपने पश्चिम की ओर बढ़ने के लिए, उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने के लिए विवश हुए। हमें अगर देखा जाए कुषाणों के बारे में, तो कुषाणों के बारे में ठीक है हमें जानकारी मिलती है कि कुषाण भारत में कब आए। तो इनके बारे में बता दिया जाए कि भारत आने से पहले ठीक है, ये कबीले रूप में, कबीलाई रूप में रहा करते थे। मूल रूप से अगर देखा जाए तो मध्य एशिया के रहने वाले का, ठीक है। फिर ये चीनी तुर्किस्तान वाले क्षेत्र में जाते हैं, फिर वहां से भारत की यात्रा पाते हैं। तो एक कबीलों में रहा करते थे। इनका एक 5 कबीलों का समूह हुआ करता था, जिसमें से एक कबीला हुआ करता था कोइसांग कबीला। तो कोइसांग कबीले का एक व्यक्ति हुआ करता था जो कि कह सकते हैं कुजुल खडफिसस नाम हुआ करता था, जो ये हर्मियस का सामंत भी हुआ करता था। ठीक है, तो इसने 5 कबीलों को मिला करके एक वंश की स्थापना की, कोइसांग वंश या कोइसांग वंश की स्थापना की। क्वेश्चन पूछा गया है कुजुल खडफिसस से, कुजुल खडफिसस जिसने क्या किए, कोइसांग कबीलों को मिला करके कोइसांग वंश या कह सकते हैं कोइसांग की स्थापना की। इसकी क्वेश्चन बस इससे यह पूछा गया कि सर इसकी उपाधि क्या हुआ करती थी, तो धर्म थी 10 इसकी उपाधि हुआ करती थी। इसकी उपाधि से मेन क्वेश्चन बस एक ही आया है। एक और जानकारी मैं बता दूं, ये हर्मियस का सामंत हुआ करता था। उसके बाद अगर भारत में देखा जाए तो भारत में जो आगमन हो रहा है, भारत में आगमन जो हो रहा है वो बिम खडफिसस के नेतृत्व में भारत में आगमन हो रहा है। इसका उत्तराधिकारी हुआ करता था। इसकी जो उपाधि हुआ करती थी बिम खडफिसस की, ये इसकी उपाधि महेश्वर, सर्वलोकेश्वर महाराज इसकी उपाधि हुआ करती थी। उसके साथ साथ राजा तिराज इसकी उपाधि हुआ करती थी, दमवर्त इसकी उपाधि हुआ करती थी। ये इसकी उपाधियां, ये कुछ इसकी क्या हुआ करती थी, ये किस इसकी उपाधियां हुआ करती थी, जिसके क्या है, ये कुछ इसकी उपाधियां हुआ करती थी। राजा तिराज, महेश्वरा, ठीक है, सर्वलोकेश्वर महाराज, ये इसकी उपाधियां हुआ करती थी। तो भारत में देखा जाए तो बिम खडफिसस के नेतृत्व में अगर देखा जाए तो भारत पर जो हो रहा आक्रमण वो बिम खडफिसस के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण हो रहा है। ठीक है,
तो देखा जाए तो भारत में कुषाण वंश का जो संस्थापक या कह सकते हैं कुषाण सत्ता का जो वास्तविक स्थापना किया, वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है वो किसको माना जाता है? विम कदफिसस को माना जाता है। इस वंश का जो महानतम शासक रहा है वो कौन रहा है? वो कनिष्क था। आइए चर्चा शुरू करते हैं और हम देखते हैं कुषाण वंश के बारे में। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अनअकैडमी पे 40% की विशेष छूट का ऑफर चल रहा है। तो जो भी साथी प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं किया है तो वीजे लाइव कोड का इस्तेमाल करिए और आप अनअकैडमी के यूपी एग्जाम का सब्सक्रिप्शन लीजिए। वीजे लाइव कोड का इस्तेमाल करना है आप लोगों को, ठीक है। और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा, तो मैं आपसे कनेक्ट कर लूँगा, ठीक है, मैं आपसे कनेक्ट कर लूँगा। चलिए, तो हमने आपको बताया कि कुषाण वंश के बारे में अगर हम, ठीक है, कुषाण वंश के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो हमने आपको बताया कि विम कदफिसस क्या हुआ करता था। विम जो कदफिसस हुआ करता था ये भारत में कह सकते हैं भारत में कुषाण सत्ता का वास्तविक संस्थापक हुआ करता था। इसकी जो कह सकते हैं जिसकी उपाधियाँ हुआ करते थे महेश्वर, सर्वकालेश्वर, महाराज, राजातिराज, दमवर्त, इसकी उपाधियाँ हुआ करती थी। आपको बता दिया जाए, ठीक है, कि भारत में स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन अगर देखा जाए कि कुषाण वंश के किस शासक ने किया, तो स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन विम कदफिसस ने ही किया था, ठीक है। बड़े सिक्के में क्या है, बड़ी मात्रा में इसने सोने के सिक्के चलाए। उसके बाद देखा जाए तो अन्य शासकों ने तांबे और सोने के सिक्के जारी किए। विम कदफिसस के बारे में बात किया जाए तो विम कदफिसस जो है वो शैव धर्म का मानने वाला था और इसके कुछ सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृतियां भी क्या है, मिलती हैं। आपको बता दिया जाए कुषाणों को यूची या तोखारियन के नाम से भी जाना जाता रहा है। यूची या कह सकते हैं तोखारियन के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और ये 5 शाखाओं में विभाजित थी, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोगों ने देखा है, ठीक है, कि यहाँ पर लिखा हुआ कि 5 शाखाओं में विभाजित होने के कारण क्या है, इसे एक था जो कुषांग था, एक शाखा जिसे कुषाण के नाम से भी जाना गया है, जो हम बता चुके हैं। कुषाणों को ऋषिक भी कहा गया है, कुजुल कदफिसस जो था संस्थापक, जो हम अभी बता चुके हैं कि इसका संस्थापक कुजुल कदफिसस हुआ करता था। बैक्टीरिया को इसने क्या है, केंद्र बनाया था। तो अगर देखा जाए तो कुजुल कदफिसस हमने देखा, कुजुल कदफिसस देखा, और कुजुल कदफिसस के बाद हमने क्या देखा, हमने यहाँ पर देखा विम कदफिसस। हमने क्या देखा यहाँ पर, विम कदफिसस यहाँ पर देखा। और विम कदफिसस जो था हमने बताया कि शैव धर्म का मानने वाला हुआ करता था। इसने क्या चलाए, इसने स्वर्ण सिक्के चलाए। इसने आपको बता दिया जाए शिव, नंदी और उसके साथ साथ तथा त्रिशूल की आकृति का क्या करा रहा है, त्रिशूल की आकृति का अंकन करा रहा है, त्रिशूल के। और उसके कुछ सिक्कों पर, किसके, विम कदफिसस के कुछ सिक्कों पर यज्ञ करते हुए राजा की तस्वीर का भी क्या किया गया है, यज्ञ करते हुए राजा की तस्वीर का अंकन किया गया है। देखिए, ठीक है, यहाँ पर प्रतिमा आप देख सकते हैं, कुषाण कालीन सिक्के हैं, ठीक है, कुषाण कालीन सिक्के हुआ करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। इसने पंजाब, मथुरा इन क्षेत्रों की क्या की थी, इसने गांधार, पंजाब, मथुरा इन क्षेत्रों की क्या की थी, इसने विजय की थी। भारत में कुषाण वंश का संस्थापक था। ये सारे बिंदुओं पर हम चर्चा कर चुके हैं। एक तरफ शिव, नंदी और त्रिशूल, और दूसरी तरफ क्या कह सकते हैं, महेश्वरा का क्या कराया था, अंकन कराया था। महेश्वरा का क्या कराया था, अंकन कराया हुआ करता था। चलिए, आइए इस वंश के सबसे महानतम शासक हम बात करेंगे कनिष्क के ऊपर, क्या करेंगे, महानतम शासक कनिष्क के ऊपर हम क्या करेंगे, अब हम चर्चा करते हैं। कुषाण वंश का सबसे महानतम शासक जो रहा है वो कौन रहा है, तो कुषाण वंश का सबसे महानतम शासक किसका, ये कुषाण वंश का सबसे महानतम शासक रहा है। कौन शासक रहा है, ये सबसे महानतम शासक हुआ करता था। इसकी उपाधि जो देखा जाए तो इसको देवपुत्र कहा गया है, ठीक है, शहंशाह कहा गया है, ठीक है, इसको शहंशाह कहा गया है। शाओ नानो शाओ इसकी उपाधि रही है, शाओ नानो शाओ इसको कहा गया है। इसको द्वितीय अशोक भी कहा गया है। इसको क्या कहा गया है, इसको द्वितीय अशोक भी कहा जाता है, ठीक है। इतिहास में देखा जाए तो अशोक का नाम जो रहा है वो 2 कारणों से प्रसिद्ध रहा है।
पहला तो इसका जो राज्याभिषेक हुआ वो कब हुआ, इसका राज्याभिषेक जो हो रहा है बच्चा वो 78 एडी में हो रहा है। और आप जानते हैं कि 78 एडी में ही एक संवत चलाया गया था जो कि शक संवत के नाम से जाना जाता है। आगे चल करके यही जो शक संवत था, यही शक संवत जो था वो नेशनल कैलेंडर बनाया गया, भारत सरकार द्वारा इसको प्रयोग में लाया गया। ठीक है, द्वारा प्रयोग में लाएगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है, कमेंट सेक्शन में जरा बताइए कि किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर, किस कमेटी की अनुशंसा पर, ठीक है, शक संवत को राष्ट्रीय कैलेंडर का दर्जा दिया गया। कमेंट सेक्शन में आप लोग क्या करिए, प्लीज जवाब दीजिएगा। ठीक है, दूसरा जो इसका कारण हुआ करता था, दूसरा इसका कारण का था कि बौद्ध धर्म का मुक्त हृदय से संपोषण यूं कह सकते हैं संरक्षण इसने किया था। कनिष्क की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो कनिष्क की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, हमें रैबातक अभिलेख से क्या होती है, रैबातक अभिलेख से इसकी जानकारी प्राप्त होती है जो अफगानिस्तान में स्थित है। जो कहाँ पर स्थित है, जो अफगानिस्तान में स्थित है। ये पॉइंट जरा मेंशन कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि कनिष्क की जानकारी हमें किस अभिलेख से प्राप्त होती है, तो रैबातक अभिलेख से प्राप्त होती है। उसके अलावा जो हमारे महत्वपूर्ण अभिलेख हैं, ठीक है, सारनाथ भी अब एक महत्वपूर्ण अभिलेख है और उसके साथ साथ कौशाम्बी अभिलेख भी है। ठीक है, कौशाम्बी अभिलेख भी हुआ करता है। ठीक है, इनके माध्यम से जानकारी पता चलता है कि कनिष्क ने क्या किया था, पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था। अश्वघोष, बुद्धगुप्त का, इन सब का क्या है, भिक्षापौत, और कह सकते हैं यहाँ पर इनके मुर्गा अभिलेख भी हैं। ठीक है, अद्भुत मुर्गा प्राप्त करने का जो अभिलेख है उसके माध्यम से भी क्या इन सब के बारे में जिक्र मिलता है कि भिक्षा पात्र क्या रहा है, बुद्ध का भी जो भिक्षा पात्र रहा है, और जो अद्भुत तरीके से मुर्गा प्राप्त करने की जो है, ये सब क्या है, ये सब अभिलेख में मेंशन हुआ है। ठीक है, तो आइए उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं कि बिम कन्फ्यूशस के बाद जो सबसे महान शासक बना कनिष्क बना, और इस संसार ये क्या है, सबसे महान शासक हुआ करता था। इसकी सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियां भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहीं। इसके राज्यों के रोहड़ को लेकर के विद्वानों में मतभेद है, लेकिन कनिष्क के राज्यारोहण के लेकर के विद्वानों में मतभेद है, लेकिन ध्यान दीजिएगा इतना भी खास मतभेद नहीं है। मोस्टली कौन मानता है, मोस्टली 78 एडी में ही क्या है, मोस्टली 78 एडी में ही मानते हैं कि इनका क्या हुआ था, इनका राज्याभिषेक हुआ था। जो देखिए मैंने क्या बताया, कनिष्क संवत या इसका शक संवत जारी किया गया, जो भारत संवत का क्या है, कैलेंडर बना था। आगे हम बढ़ते हैं अन्य बिंदुओं पर पाते हैं कि कनिष्क एक साम्राज्यवादी शासक हुआ करता था। इस समय के जो तीन बड़े साम्राज्य हुआ करते थे वो चीन था, एक पर्थिया था, रोम था। रोम के साथ तो इसके मित्रतापूर्ण व्यवहार थे, लेकिन चीन और पर्थिया के साथ इसके क्या रहे हैं, सततापूर्व संबंध रहे हैं। और यही कारण है कि इनका क्या होता है, क्या हो रहा है, इनका युद्ध भी हो रहा है। इनका क्या हो रहा है, इनका युद्ध भी हो रहा है। तो प्रथम युद्ध क्या है कि चीन के शासक, चीन के जो हान वंश की एक राजकुमारी हुआ करती थी, हान वंश की राजकुमारी, ठीक है, तो हान वंश के जो शासक हुआ करते थे होती, उनकी राजकुमारी के साथ चीन क्या करना चाहता था, कनिष्क वैवाहिक संबंध स्थापित करना चाहता था। तो इसके उपलक्ष्य में चीन के शासक के पास क्या भेजता है, एक राजदूत भेजता है। भैया राजदूत भेजता है प्रस्ताव लेकर के कि भैया क्या है, कनिष्क आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता है। चीन के शासक जो हुआ करते थे होती, चीन के शासक का नाम क्या था, होती, उसको ये बात नहीं अच्छी लगी। उसने क्या कर लिया, उसने भैया राजदूत को बंदी बना लिया। उसने क्या कर लिया, कनिष्क के राजदूत को बंदी बना लिया। अब क्या होगा, आप जानते हैं कि ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगा। आपने बड़ा सुन रखा है, ठीक है, एक आईएएस अफसर और एक पीसीएस अफसर की कहानी को आपने देखा भी होगा। फिर क्या था, तलवारें निकलनी थी और क्या है, युद्ध हो रहा है घमासान। इसी बात से नाराज होकर कनिष्क ने आक्रमण कर दिया चीन पर। चीनी सेनापति पांचाओ, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि कनिष्क के समय उसका सेनापति कौन हुआ करता था। तो इसके ने क्या कर दिया, कनिष्क को पराजित किया। ठीक है, कनिष्क को पहले युद्ध में क्या है, पराजित किया। लेकिन कुछ समय बाद जब पांचाओ की मित्र हो जाती है तो कनिष्क ने चीनी सेना को पराजित कर उसके 5 क्षेत्रों पर क्या कर लिया, अधिकार कर लेता है। उसके 5 क्षेत्रों पर क्या कर लेता है, अधिकार ले लेता है। तो ये 5 क्षेत्र जो यहाँ पर है, ठीक है, कि आप देख सकते हैं 5 क्षेत्र कौन कौन है, कासगर है, यारकंद है, खेतान है और करा है और कुची। ये 5 क्षेत्रों पर क्या कर लेते हैं, ये उस पर अधिकार कर लेता है।
5 क्षेत्रों पर। दूसरा जो युद्ध हुआ उसको पर्थिया के शासक के साथ हुआ। पर्थिया का जो पूर्वी क्षेत्र हुआ करता था, एरियाना प्रदेश, उस पर कनिष्क का अधिकार था। भैया वो कनिष्क के राज्य क्षेत्र में आता था, लेकिन जो पर्थिया का शासक था वो एरियाना प्रदेश को प्राप्त करना चाहता था। परिणाम स्वरूप युद्ध होता है। कनिष्क क्या है, कनिष्क अपने साम्राज्य की क्या कर लेता है, सुरक्षा कर लेता है। ठीक है, पर्थिया के राजा को पराजित कर एरियाना पर क्या कर लेता है, कब्जा बना लेता है। उसके साथ साथ पूर्वी भारत को जीत कर क्या है, उसने अपने साम्राज्य में मिलाया था। कनिष्क का एक अभिलेख सारनाथ में तो हम पहले ही भी बता चुके हैं कि सारनाथ से अभिलेख प्राप्त हुआ, जिससे पता चलता है कि सारनाथ वगैरह तक क्या है, कनिष्क का राज्य क्षेत्र। उसके साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल से भी हमें अभिलेख प्राप्त होते हैं, तो ये पता चल जाता है क्या इसका क्षेत्र काफ़ी विशाल क्षेत्र हुआ करता था। विशाल क्षेत्र क्या है, हुआ करता था। कनिष्क की राजतरंगिणी से उल्लेख मिलता है कि कनिष्क ने कश्मीर में कह सकते हैं कनिष्कपुर नामक नगर बसाया। तो इससे पता चलता है कि इसने उत्तर भारत के मतलब कश्मीर वाले क्षेत्रों के भी क्या है, इसने विजय किया था। ये सब आप जानते हैं कि कनिष्क के, ये हमने मौर्य काल वाले मौर्य वीडियो में बताया भी है कि चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था। उपाध्यक्ष कौन हुआ करते थे, इसके उपाध्यक्ष कौन हुआ करते थे, उपाध्यक्ष इसके अश्वघोष हुआ करते थे। और आपको पता है इसके परिणाम क्या हुआ करता था कि बुद्धिज्म डिवाइडेड इन 2 पार्ट, हीनयान एंड महायान में इसका क्या हो जा रहा है, विभाजन हो रहा है। ठीक है, कनिष्क की 2 राजधानियां थी, एक था पेशावर पुरुषपुर जिसके नाम से जाना जाता है, दूसरा थी मथुरा। तो कनिष्क की एक राजधानी हुआ करती थी पेशावर, दूसरी राजधानी क्या हुआ करती थी, मथुरा हुआ करते थे। कनिष्क का शासनकाल राज्य क्षेत्र के नहीं सांस्कृतिक विकास के लिए भी काफ़ी ज़्यादा माना जाता है सांस्कृतिक में। ठीक है, तो कनिष्क का जो काल रहा है वो धार्मिक समन्वय का काल रहा है। ठीक है, धार्मिक समन्वय का काल रहा करता था। और देखा जाए तो इसने सभी धर्मों को संरक्षण दिया। चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ है। हीनयान और महायान दोनों को इसने महत्व दिया। लेकिन अगर पूछा जाता है कि कनिष्क किसको मानने वाला था, तो कनिष्क जो था वो महायान संप्रदाय पर ज़्यादा वो फोकस रहता था, ज़्यादा उसका रहता था। उसके साथ साथ इसने चीन में बौद्ध धर्म प्रचारक मंडल भी भेजे रहे। ठीक है, कनिष्क की सांस्कृतिक उपलब्धियों में देख लिया जाए तो कनिष्क ने पेशावर में एक स्तूप का निर्माण भी करवाया, साथ ही साथ एक विहार का निर्माण करवाया और उसमें बुद्ध की अस्थि अवशेषों को क्या किया था, प्रतिष्ठित भी इसने किया था। ठीक है, प्रतिष्ठित भी इसने क्या है, किया था। साथ ही साथ हमें पता चलता है जो कनिष्क के दरबारी हुआ करते थे, कि इसका जो राजकवि था अश्वघोष था, जिसको भारत का मिल्टन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, भारत का मिल्टन के नाम से जाना जाता है। इनको संस्कृत ड्रामा का पिता भी कहा जाता है। इनको क्या कहता है, इनको संस्कृत ड्रामा का पिता भी कहा जाता है। तो ये एक महान दार्शनिक और महान कह सकते हैं कवि हुआ करते थे। बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद नामक महाकाव्य की रचना की। सारपुत्र प्रकरण नामक एक प्रसिद्ध नाटक लिखा। यही कारण है कि इनको क्या है, कहते हैं। उसके अलावा वसुमित्र भी हुआ करते थे, चौथी बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे। विभाष शास्त्र नामक पुस्तक के बारे में भी उनके बारे बताया होगा आपको मैंने, विभाष शास्त्र पुस्तक लिखी। एक और विद्वान रहते थे पार्श्व के ही कहने पर कनिष्क ने चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन करवाया था। एक और विद्वान रहते थे जिनका नाम था नागार्जुन। तो नागार्जुन जो थे वो, अब मैं एक एक करके नाम लिखे दे रहा हूँ। ठीक है, दरबारी कौन कौन थे, तो पहले तो आपने यहाँ पर देख लिया, अश्वघोष हो गए, वसुमित्र हो गए। ठीक है, वसुमित्र हो गए, एक आपके पार्श्व हो गए। ठीक है, वो एक आपके क्या हो गए, पार्श्व, जिन्हीं के कहने पर बौद्ध संगीत का आयोजन करवाया था। ठीक है, उसके साथ साथ एक आपके कौन है, नागार्जुन हो जाएंगे। एक आपके कौन है, नागार्जुन। ये शून्यवाद के प्रतिपादक हुआ करते थे और इनको भारत का आइंस्टीन के नाम से भी जाना जाता है। भारत के आइंस्टीन के नाम से जाना जाता है। एक और विद्वान थे मथर, ये कनिष्क के क्या हुआ करते थे, कनिष्क के मंत्री हुआ करते थे। एक और हुआ करते थे एजी सिलाओस, ये ग्रीक इंजीनियर हुआ करते थे। ये भी दरबारी थे। ठीक है, ये ग्रीक इंजीनियर हुआ करते थे। एजी सिलाओस ये ग्रीक इंजीनियर हुआ करते थे। और एक कह सकते हैं संरक्षा जो थे वो कनिष्क के राजपुरोहित थे। वो कौन थे, वो कनिष्क के क्या थे, वो कनिष्क के राजपुरोहित हुआ करते थे। तो ये इनके क्या है, दरबार में रहने वाले लोग हुआ करते थे, जो कि बहुत फेमस है, एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
बुद्धचरित जो उनकी रचना हुआ करते थे, बुद्धचरित जो थी वो बौद्धों की रामायण कही जाती है, बौद्धों की क्या है, रामायण कही जाती है। ठीक है, अभी जस्ट हम नागार्जुन जी के बारे में बता चुके हैं कि बौद्धाचार्य हुआ करते थे, शून्यवाद का क्या है प्रतिपादन किया, भारत के आइंस्टीन कहे जाते थे। और एक बौद्ध आचार्य थे, महाविभाग शास्त्र नामक वसुमित्र ने एक पुस्तक भी लिखी थी। इन बिंदुओं पर क्या है हम आपके साथ चर्चा कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं आगे बढ़ते हैं तो इसमें पाते हैं कि कनिष्क ने इन सब के साथ साथ क्या है, चरक का इन्वेंशन नहीं किया था। चरक संहिता नामक चिकित्सीय ग्रंथ की इन्होंने क्या है रचना की थी। चरक की भी क्या है यहाँ पर हम देख लेंगे। अब अगर यहाँ पर आते हैं तो स्थापत्य कला पे देखते हैं। तो अभी तो हम बता चुके कि इसकी जो राजधानी हुआ करती थी पुरुषपुर हुआ करती थी। तो पुरुषपुर और कनिष्कपुर नामक नगर इन्होंने क्या है कश्मीर को जीत करके, ठीक है, यहाँ पर कनिष्कपुर नामक इन्होंने नगर की भी क्या है स्थापना की है। साथ ही साथ इन्होंने कैसे 13 मंजिला ऊंची या कह सकते हैं 4000 फीट ऊंची एक मीनार या कह सकते हैं टावर का भी निर्माण करवाया था। टावर का भी क्या है निर्माण करवाया था। मूर्तिकला में देखा जाए तो इस शैली में, इस काल में मूर्तिकला की 2 प्रमुख शैलियों का डेवलपमेंट हो रहा है। एक शैली हो रही है गांधार शैली और दूसरी आ रही है मथुरा शैली। गांधार शैली का जो केंद्र है वो क्या है, गांधार शैली का केंद्र है तक्षशिला, जबकि मथुरा शैली का केंद्र क्या है, मथुरा है। गांधार शैली पर प्रभाव जो हमें देखने को मिलता है, ठीक है, वो यूरोपीय प्रभाव देखने को मिलता है। मतलब सिंपल सा यहाँ पे मेंशन है कि शैली का जो विकास है वो गांधार प्रदेश में हो। इस शैली का यूनानी है, शैली यूनानी है, बनाने का तरीका यूनानी है, लेकिन विषय इसका क्या है, ध्यान दीजिएगा, विषय इसका भैया भारतीय है। तो शैली यूनानी है लेकिन विषय क्या है, विषय इसका क्या होना चाहिए, भारतीय है। वही मथुरा शैली की जब बात करेंगे तो मथुरा शैली की शैली भी भारतीय रहेगी, शैली भी भारतीय रहेगी और उसके साथ साथ क्या है, मथुरा शैली के साथ साथ उसकी शैली भारतीय रहेगी, विषय भी भारतीय रहेगी। ध्यान दीजिएगा, गांधार शैली में बुद्ध की सर्वाधिक प्रतिमा का निर्माण हुआ। स्लेटी चूना पत्थर से इसका प्रयोग किया जाता था, यानी कह सकते हैं जो ब्राउन और स्लेटी मतलब ब्लैक के करीब जो होता है ना, ब्लैक जैसा दिखने वाला, तो उसमें चूना पत्थर का प्रयोग मूर्तियों में किया गया। जबकि मथुरा में लाल रंग की मूर्तियों का क्या है प्रयोग किया है। इस शैली का विकास जैसे हमने बताया कि मथुरा के आसपास में हुई है। यह शैली शुद्ध भारतीय कला की शैली थी, शैली भी भारतीय थी, विषय भी भारतीय हुआ करता था। क्या है, शैली भी भारतीय हुआ करती थी और उसके साथ साथ विषय भी क्या हुआ करता था, विषय भी इसका भारतीय हुआ करता था। अगर हम कनिष्क के उत्तराधिकारी करते हैं तो कनिष्क के पश्चात जो इसका शासक बनता है वो वशिष्ठ के बारे में, इसके बारे में पहचान किया थी कि वशिष्ठ इसका क्या बनता है, शासक बनता है। और उसने कनिष्क के कुछ वर्षों तक कह सकते हैं, कनिष्क के प्रारंभ में ही उसने अंतिम वर्षों में कुछ हद तक कह सकते हैं इसने संयुक्त रूप से शासक करना। और उसके बाद क्या है, कनिष्क की मृत्यु के बाद क्या बनता है, ये शासक बनता है, ये क्या है स्वतंत्र शासक बना था। उसके बाद जो अगला शासक आता है वो आता हुइस्क। हुइस्क के बारे में हमें जानकारी मिलती है, ठीक है, हुइस्क के बारे में क्या है हमें जानकारी मिलती है। हुइस्क इसका जो अगला शासक हुआ करता था, इसका जो अगला शासक हुआ करता था वो कौन हुआ करता था, वो हुइस्क हुआ करता था। आइए कुछ पॉइंट पे मैं कुछ चर्चा कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसका जो उत्तराधिकारी रहा, एक तो आपका रहा है कनिष्क, ठीक है, कनिष्क के बाद वशिष्ठ का आता है, वशिष्ठ के बाद कौन सा आता है, वशिष्ठ के बाद यहाँ पर आते हैं हुइस्क। हुइस्क के बारे में बताया जाता है कि इसने लगभग 106 से लेकर के 138 ईस्वी के आसपास में शासन किया था। और इसके समय अगर देखा जाए तो इसके समय जो कुषाण सत्ता का जो केंद्र हो करके, जो कुषाण सत्ता का केंद्र जो पेशावर हुआ करता था, ठीक है, केंद्र जो था सत्ता का जो केंद्र था वो अब पेशावर से हट करके क्या हुआ था, ये शिफ्ट हो गया था कहाँ पर, मथुरा शिफ्ट हो गया था। तो मथुरा अब क्या है केंद्र बन गया था। हुइस्क ने कुछ सिक्के जो जारी किए उस पर शिव, स्कंद, उमा और पशुपत, उसके साथ साथ विष्णु, कार्तिकेय आदि की आकृतियों का क्या मिलता है, अंकन मिलता है। अगर देखा जाए हुइस्क के बारे में बताया जाए तो ठीक है, हुइस्क इतना बड़ा शासक नहीं रह पाया है क्योंकि इसके बारे में क्या है, इसके बारे में हमें क्या है कुछ ही जानकारी प्राप्त चलता है। कनिष्क कुल का अगर देखा जाए जो अंतिम महान शासक रहा है, इसका जो अंतिम महान शासक अगर कनिष्क कुल का मानते हैं तो
अंतिम महान शासक जो हुआ है वो कौन हुआ है, वो वासुदेव सेकंड हुआ है। इसको लेकर के थोड़ा विद्वानों में मतभेद है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। वहीं कुछ मानते हैं, किसको मानते हैं, कुछ लगर्तुमान को क्या है, कुछ लगर्तुमान को क्या मानते हैं, इस विद्वान इसको अंतिम शासक लगर्तुमान को क्या मानते हैं, कुछ अंतिम शासक मानते हैं, कुछ क्या मानते हैं इसको, अंतिम शासक। तो आपको बता दिया जाए ये कनिष्क के बारे में हमने लगभग जो जितने भी एग्जाम से रिलेटेड पॉइंट रहे हैं उन पर क्या किया है, हमने आपकी चर्चा की है, ठीक है। उस पर भी क्या है यहाँ पर चर्चा की है। उसके साथ साथ एक दो शब्दावलियाँ हैं जो कि कुषाण काल से संबंधित होने के कारण कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि कुषाण काल के बाद क्या है, या यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर कुषाण काल में बौद्ध धर्म की स्थिति, तो बौद्ध धर्म की स्थिति बहुत ही शानदार हुआ करते थे। कुषाण काल में अगर देखा जाए तो बौद्ध धर्म का विकास हो रहा है, बौद्ध धर्म की दो शैलियाँ डेवलप हो रही हैं, बौद्ध धर्म की दो नए पंथ का उदय हो रहा है, महायान और क्या है, महायान के साथ साथ किसका उदय हो रहा है, महायान के साथ साथ हीनयान का। अब जानते हैं, आप लोगों को पता भी है कि सर हीनयान और महायान में अंतर क्या है, ये हम बहुत पहले बता चुके हैं, क्योंकि इस समय तक देखा जाए तो अब जो साहित्य क्या थे, वो अब संस्कृत भाषा में लिखे जाने लगे थे, ठीक है। तो महायानों ने क्या कर लिया, महायान जो हुआ करते थे वो बौद्ध धर्म की जो परंपराओं में वो नई चीज़ें ऐड करना चाहते थे, या कह सकते हैं नई परंपराओं को आत्मसात करके उसको आगे बढ़ाना चाहते थे। वही हीनयान क्या करता था, हीनयान अपनी पुरानी पद्धतियों पर क्या है पूरी तरीके से, ठीक है, उसी को लेकर के आगे बढ़ाना चाहता था। महायान ने क्या कर दिया, महायान ने बुद्ध की मूर्तियों को पूजना प्रारंभ कर दिया, बुद्ध को देवतारोपण किया, बुद्ध की प्रतिमा बनाना शुरू कर दिया। हीनयान ने उनके पद चिन्हों पर चल करके ही क्या है क्या है आगे बढ़ रहे हैं, वो केवल बुद्ध के अवशेषों और बोधिसत्वों को क्या कर रहे हैं, वो पूज रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर निकल गई। हाँ, अगर ये पूछा जाता है कि कनिष्क ने किसको ज़्यादा संरक्षण दिया, तो कनिष्क ने वैसे दिया तो दोनों का, लेकिन हाँ कुछ किताबें या कहीं कैसे उल्लेख मिलता है कि कनिष्क के शासनकाल में क्या है, महायान का प्रभाव ज़्यादा रहा है। ठीक है, तो महायान का प्रभाव क्या है, जाता रहा। अब अगर आपको देखा जाए तो यहाँ पर चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन तो कनिष्क के शासनकाल में हो रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर चारों बौद्ध संगीतियाँ आपके दिमाग पे होना चाहिए। प्रथम का आयोजन कब हुआ था, जिस वर्ष बुद्ध जी का देहांत हुआ था, उनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति थी 483 BC में। कहाँ पर हुआ था, यहीं आपके राजगृह सप्तपर्णी केव में हुआ था, ठीक है। कौन शासक था उस समय शासक था अजातशत्रु। दूसरी कहाँ पर हुई थी, वैशाली में हुई थी। शासक कौन था, शिशुनाग हुआ करता था। पहले का परिणाम क्या हुआ करता था कि 2 पिटक की रचना हुई थी, सूत्र पिटक और विनय पिटक। कमेंट सेक्शन में जरा जवाब दीजिए कि सूत्र पिटक और विनय पिटक, बता चुका हूँ लेकिन फिर भी जवाब दीजिए कि सर सूत्र पिटक और विनय पिटक में क्या मेंशन है। फिर तीसरी कहाँ पर हुई, तीसरी पाटलिपुत्रा में हुई। अशोक के शासनकाल में तीसरी पाटलिपुत्रा में की जा रही है। इसका परिणाम क्या निकला कि अभिधम पिटक मैं खुद बता दे रहा हूँ। अभिधम पिटक में किसका मेंशन था, तो अभिधम पिटक में बौद्ध धर्म का जो दर्शन था उसके बारे में, बुद्ध के उपदेशों का दार्शनिक विवरण हमें अभिधम पिटक में प्राप्त होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चतुर्थ का आयोजन यहाँ पर हो रहा है। तो आपने एक और बौद्ध संगीत के बारे में मास्टर की क्लास में, अगर मेरी आपने क्लास की है या कहीं से सुना है, तो आयोग ने पूछा कि सर 5वीं बौद्ध संगीत कौन सी हुआ करती, तो आपको बता दें जो 5वीं बौद्ध संगीत हुआ करती थी, वो 5वीं बौद्ध संगीत कौन सी थी, वो हर्षवर्धन के शासनकाल में कन्नौज में आयोजित किया गया था। क्योंकि वहाँ पर बौद्ध सभाओं का क्या मिल रहा है, बौद्ध सभाओं के आयोजन के क्या मिल रहे हैं हमें साक्ष्य मिल रहे हैं। क्योंकि हर्षवर्धन क्या है, 2 प्रकार की सभा का आयोजन किया है। एक उसने महामोक्ष परिषद, जब हम पढ़ाएंगे आगे हर्षवर्धन वाली वीडियो में, और उसके साथ साथ क्या है, ठीक है, और उसके साथ साथ क्या है, एक कन्नौज में बौद्ध सभा का आयोजन, तो वहाँ पर हमने देखा है। तो चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन क्या है, कनिष्क के शासनकाल में किया गया। आप ध्यान दीजिएगा, कनिष्क को कुषाण काल को यूची या तोखारियन के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को भी आप लोग क्या है ध्यान दीजिएगा। तो आज के सेशन में हम यहीं पर रोकेंगे, आज के सेशन को क्या करेंगे, हम यहीं पर रोकेंगे। और 40% छूट का ऑफर चल रहा है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि 40% की छूट का जो ऑफर चल रहा है वो यहाँ पर है,
VJ लाइव कोड का इस्तेमाल करना है आपको और 40% छूट का ऑफर का लाभ उठाना है। ये VJ लाइव कोड का प्लस सब्सक्रिप्शन में 40% छूट का लाभ होगा। तो भैया प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, अपनी तैयारी, अपनी PCS की, अपने RO एग्जाम की तैयारी लग करके हमारे साथ कीजिए। 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन पर क्या है, आपको भारी छूट मिल रही है। सब्सक्रिप्शन पे ध्यान रखिएगा, VJ लाइव कोड जरूर लगाना है। तो कैसा रहा सेशन आप लोग ज़रा कमेंट करके बताइएगा, लाइक करिए, शेयर करिए और जितना इसको वायरल कर सकते हैं करो भाई, ठीक है। इसको 2 लोगों तक पहुंचाओ ताकि क्या है मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। और आप लोगों के प्यार के लिए ढेर सारी शुक्रिया, ठीक है, ढेर सारा धन्यवाद। तो चलिए आज के सेशन में बस हम इतना रखते हैं। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, हैव अ नाइस डे, थैंक यू डियर।